सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे और आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया चलनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 9th लेसन स्टार्ट कर दिया था, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1 एंड 2 लेक्चर, पहला और दूसरा लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग और भी जो बचे हुए ऑर्गन्स थे उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और आज हम लोग थोड़ा सा फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो बने रहना लास्ट तक वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पता है मुझे, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन लास्ट तक अगर बने रहोगे तो आप लोगों को बहुत नई नई चीजें आज सीखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना जाके प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है? बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट उसके ऊपर आने वाले, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स उसके ऊपर आने वाले हैं, और वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जरूर से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई बातें करना चाहते हैं, अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है या फिर मुझसे कोई डाउट पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली आगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? एकदम सिंपल सा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसमें हम लोग ने देखा था कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर हम लोग बाहर से स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग दूर से देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर, उसके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को काट के अंदर से स्टडी करूं तो उसको क्या कहते हैं? उसको एनाटॉमी कहते हैं। बताया हुआ है मैंने आप लोग को। ठीक है? तो अगर मैं दूर से किसी भी प्लांट को देख रहा हूं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी। यहां पर हम लोग किसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं? दैट इज फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है? यानी एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग को मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पता थी। क्या डेफिनेशन है? दैट इज स्टडी ऑफ अ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट ऑर्गन एंड देयर एडेप्टेशन। ठीक है? मतलब जो प्लांट्स ऑर्गन है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे दिखते हैं और उनके कौन कौन से अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन है, वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सही है? इतनी बातें हम लोग पढ़ते हैं। सही है? कौन कौन से ऑर्गन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जरा बताओ तो। हम लोग ने डिस्कस किया था रूट के बारे में। सही है? रूट के बारे में डिस्कस किया था। रूट के बाद क्या आता है? फिर स्टेम आता है। स्टेम आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टेम मैंने नहीं पढ़ा था ना तुम लोगों को, आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्टेम के बाद क्या आता है? लीफ आता है। ठीक है? लीफ के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आएगा दैट इज फ्रूट एंड सीड। ठीक है? फ्रूट और सीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें से कितने कितने कंप्लीट हो गए, जरा बताना। इसमें से हम लोग, हमारा रूट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लीफ वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सही है? आज क्या हम लोग को पढ़ना है? स्टेम पढ़ना है, फ्रूट्स एंड सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखना है, और साथ ही साथ लास्ट में एक और टॉपिक पढ़ना है, दैट इज हम लोग को फैमिलीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। प्लांट फैमिलीज के बारे में जनरली 2 ही फैमिली पढ़ना है और उनका फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग को देखना है। क्लियर है? ठीक है? तो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? स्टेम से। तो स्टेम के अंदर क्या क्या पढ़ना है? अगर मैं बात करूं स्टेम के अंदर, तो स्टेम के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। एक स्टेम का स्ट्रक्चर और स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन। ठीक है? स्टेम का स्ट्रक्चर और स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये 2 चीजें हम लोग आज क्या करनी है? कवर करनी है। तो स्ट्रक्चर आई गेस सब लोग को आता होगा, यहाँ पे जितने लोग हैं सबको स्ट्रक्चर पता ही होगा। स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? स्टेम किससे बना हुआ होता है, ये सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पी का प्लांट है। ठीक है? पी देखा होगा, मटर देखा होगा। तो मटर का एक क्या है? दाना है। तो जब आप मटर के दाने खोलोगे तो वो इसे 2 पार्ट में खुल जाता है। तो ऐसा कुछ 2 पार्ट में खुलता है। और एक और चीज होती है जो आप लोग ने शायद नोटिस नहीं की होगी, दैट इज यहाँ पे एक ऐसी कुछ तो एक्सेस लगी होती है। देखा आप लोग ने? ऐसा एक एक्सेस यहाँ इसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है? हम लोग इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है? इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्लिम्यूल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं दैट इज रेडिकल। ठीक है? समझ में आ रही बात? ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस थी। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो ऊपर वाला पार्ट है इसे मैं क्या कह रहा हूं? प्लिम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं? रेडिकल कह रहा हूं। सही बात है? और ये जो 2 बड़े बड़े पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं कॉटिलिडॉन। ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटिलिडॉन। तुम लोग को आता है ये सब। ये वाला एक कॉटिलिडॉन है, ये 2 कॉटिलिडॉन है, इसलिए जो प्लांट होगा ये क्या होगा? डाइकोटिलिडॉनस होगा। कुछ कुछ प्लांट्स में से सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपने वीट हो गए। ठीक है? वीट हो गया, बार्ली हो गया, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं। जो मेज का प्लांट हो गया उसके अंदर एक कॉटिलिडॉन होते हैं। तो जनरली अभी हम लोग डाइकोटिलिडॉन के प्लांट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑन द एंजियोस्पर्म्स। ठीक है? एंजियोस्पर्म मतलब क्या? फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर जनरली हम लोग को डाइकॉट प्लांट देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं इनके स्टेम की बात करूं तो स्टेम फॉर्म कहां से होता है? हमेशा स्टेम किससे फॉर्म होता है? प्लिम्यूल से। ठीक है? स्टेम किससे फॉर्म होता है? प्लिम्यूल से। इतनी बातें सबको पता है ना? स्टेम, प्लिम्यूल से क्या फॉर्म होता है? स्टेम। और रेडिकल से क्या फॉर्म होता है? अपना रूट फॉर्म होता है। सही है? तो कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई ट्री है। ठीक है? ये कोई ट्री है, यहां से क्या निकले हुए हैं? बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए।
ठीक है। और आपका क्या है इसके नीचे यहां पे ये सी बोल रहा हूं, ये आपके सॉइल का लेवल है। तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे कुछ स्टेम इसके नीचे भी प्रेजेंट है, सही है। कुछ स्टेम कहां प्रेजेंट है, सॉइल के नीचे भी प्रेजेंट है। ये अपना रूट है, ठीक है, ये अपना रूट है। और कुछ स्टेम कहां प्रेजेंट है, इसके नीचे भी प्रेजेंट है। जो स्टेम अपने सी बोल रहा हूं, जो स्टेम सॉइल के लेवल के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसा स्टेम जो कहां प्रेजेंट होता है, सॉइल के लेवल के नीचे प्रेजेंट होता है, ऐसे स्टेम को हम लोग बोलते हैं दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ऐसे स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। और जो ऊपर प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं एरियल स्टेम, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मतलब क्या, जो एयर में प्रेजेंट है, जो हवा में प्रेजेंट है उसे मैं क्या बोलूंगा, एरियल स्टेम। और जो अंडरग्राउंड नीचे प्रेजेंट है उसे मैं क्या बोलूंगा, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। फिर आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर ऐसे लाइन प्रेजेंट होती है, यहां पे एक लाइन प्रेजेंट होगी, यहां पे एक लाइन प्रेजेंट होगी, यहां पे एक लाइन प्रेजेंट होगी। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सबको पता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। ये एक नोड है, फिर यहां पे एक नोड है, ये एक नोड है, और इस नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरनोड। क्लियर है, समझ में आ गया। सो ये हो गया आपकी नोड और ये क्या हो गई, इंटरनोड। ये आपका जनरल सा स्ट्रक्चर है एक स्टेम का। अब इस नोड से ही क्या निकलती है, ये जो नोड है यहीं से क्या निकलती है, लीव्स निकलेंगी, ठीक है, यहीं से ब्रांचेस निकलेंगी, ऑक्सिलरी बर्ड्स निकलेंगी। जो इंटरनोड है यहां से कुछ ग्रो नहीं होता, सब कुछ कहां से ग्रो होता है, आपके नोड वाले सेक्शन से। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आप लोग को। आई गेस आप लोगों को स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया, चलो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, स्टेम मॉडिफिकेशन। अब स्टेम मॉडिफिकेशन 3 टाइप की है, ठीक है, किसके अंदर हम लोग को देखने मिलती है। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन मतलब आपका जो ये था स्टेम था, वो जो जमीन के अंदर वाला स्टेम था, उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन हो गई तो मैं उसे क्या बोलूंगा, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, सब एरियल, ठीक है। अब आप बोलोगे सब एरियल क्या है सर, यहाँ पे तो 2 ही था, एक अंडरग्राउंड और एक एरियल। तो यहां पे देखो, जो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के पास वाला रीजन प्रेजेंट है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब एरियल रीजन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टेम या फिर सब एरियल रीजन। क्लियर है। तो 3 टाइप की हम लोग को मॉडिफिकेशन देखने मिल जाएगी, एक अंडरग्राउंड स्टेम में, एक सब एरियल स्टेम में और एक एरियल स्टेम में। क्लियर है, ठीक है, एक अंडरग्राउंड स्टेम में, एक सब एरियल स्टेम में और एक एरियल स्टेम में। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड स्टेम की, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजों में यूज होता है, वो यूज होता है फूड स्टोरेज में। कहां यूज हो रहा है, फूड स्टोरेज में। जैसे आप लोग ने पोटैटो का ये देखा होगा ना, अगर आप लोग ने अगर कभी आप गांव गए हो या फिर अगर आपने कभी खेती देखी हो, तो अगर आपने पोटैटो का प्लांट देखा होगा, तो पोटैटो का प्लांट कैसा रहता है, ऐसा कुछ, कहां बनाए, चले एक पेज एक्स्ट्रा लेते। तो यहां से ऐसा एक छोटा सा प्लांट होता है, यहां पे ऊपर पत्ते लगे होते हैं और इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ये जो आपका ये जो दिख रहा है आपका स्टेम, इस स्टेम में से ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई रहती है, ठीक है। स्टेम में से ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई रहती है और इन ब्रांचेस को ऐसा स्वॉलन रीजन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो। सही है, ठीक है, वो क्या होता है, पोटैटो। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो इज द, बोल सकते हैं हम लोग, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। पोटैटो क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। तो हम लोग बड़ी सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबर के बारे में, ट्यूबर के अंदर पोटैटो आता है, वो अब तुम लोग को पढ़ाऊंगा। फिर राइजोम्स को बोलेंगे। देखो, अच्छा एक ये मैं आपको बताना भूल गया कि फूड स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं दैट इज पैरिनेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरिनेशन का मतलब क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जो फूड स्टोर कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरिनेशन। क्लियर है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी लिख के यहाँ पे समझा रखा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ पैरिनेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन्स फूड स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरिनेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है, एक है ट्यूबर के बारे में, एक है राइजोम्स के बारे में और एक है बल्ब के बारे में। ऐसे 3 स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ने हैं जो किसमें हेल्प कर रहे हैं, फूड स्टोरेज में नॉर्मली हेल्प कर रहे हैं। वो किससे बने हुए, वो बने हुए हैं अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन से, ठीक है। किससे बने हुए, वो अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन से। क्लियर है, आ जाओ पढ़ते हैं, आ जाओ यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है अपना ट्यूबर है। ट्यूबर आप लोग ने देखा होगा अपना ये टोमेटो का प्लांट, ठीक है। टोमेटो का प्लांट कैसा होता है, कुछ ऐसा से निकला होता है अपना धरती के बाहर, और इसके नीचे ये फॉर एग्जांपल सॉइल है, तो इस सॉइल के नीचे यहाँ पे इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, और रूट्स के या रूट से नहीं, उसका जो स्टेम है ना, वहां से ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं और इन ब्रांचेस के ऊपर क्या आया हुआ रहता है, अपना प्यारा सा पोटैटो आया रहता है, ठीक है। ऐसे पोटैटो यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, देखा होगा आप लोग ने अगर कभी, ठीक है। इसका क्या भैया, अब आप लोग बोलोगे सर क्या प्रूफ है कि ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो देखो, ध्यान से देखो, अगर आपने, ठीक है, अगर आपने कभी भी पोटैटो को देखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड लगे होते हैं, देखा कभी, ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स लगे रहते हैं, और अगर आप उस पोटैटो को डाल दो तो उस बर्ड की वजह से वापस ग्रो भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इस जो बर्ड है, ठीक है, हमेशा बर्ड कहां प्रेजेंट होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपका डायग्राम में नहीं बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बर्ड हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दो, ठीक है, बर्ड हमेशा कहां प्रेजेंट होते हैं, नोड पे, ठीक है, हमेशा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ना कि नोड पे जहां से एक ब्रांचेस निकलती है वहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, लीफ पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, और बर्ड हमेशा कहां प्रेजेंट होता है भैया, स्टेम पे प्रेजेंट होता है, समझ में आ रही बात। तो बर्ड एक निशानी है कि आपका जो पोटैटो है ये स्टेम से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, स्टेम से बना हुआ है, ना कि रूट से, तो ये है स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसका एग्जांपल क्या देना है आप लोग को, पोटैटो देना है, ये किसके अंदर आएगा, ट्यूबर के अंदर आएगा। फिर अगर मैं बात करूं राइजोम्स की, ठीक है, राइजोम्स की बात करूं, सो राइजोम्स के अंदर मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग को जिंजर का। आप लोग ने जिंजर देखा होगा, अदरक सभी ने देखा होगा यहाँ पे। सो कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसका ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। और अगर आप अदरक को एकदम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी लाइनें बनी हुई रहती है, देखा है, ये छोटी छोटी यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई रहती है। ये लाइनें क्या है, ठीक है, ये लाइनें क्या है, ये नोड और इंटर नोड है भैया। ये जो लाइनें हैं ये नोड है, और इसके बीच का जो रास्ता है वो क्या है, इंटर नोड है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना अभी, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ नोड, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, इंटर नोड। समझ में आ रहा है, समझ में आइए, तो ये नोड है और ये इंटर नोड है। जिंजर के अंदर कभी जिंजर को देखना, आपके घर में पड़ा होगा ना, तो अदरक को लेना, मम्मी से मांगना, मम्मी थोड़ा अदरक दे दो, भैया ने बोला है थोड़ा सा देखना है, तो उसको देखना, तो उसके अंदर आप लोग को नोड और इंटर नोड देखने के लिए मिलेगा। अगर उसके अंदर नोड है, उसके अंदर इंटर नोड है, इसका मतलब वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि नोड और इंटर नोड कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, सही है, वो कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। तो इसके दो एग्जांपल हो गए आपके, जिंजर और टर्मरिक। अब आप लोग बोलोगे सर टर्मरिक तो पाउडर में आता है, अरे टर्मरिक पाउडर में नहीं आता बच्चों, आपके घर में जो आप लोग पैकेट यूज करते हैं वो पाउडर में आता है, लेकिन जब टर्मरिक को हम लोग उगाते हैं ना, तो वैसे ऐसे गोले गोले फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे चपटे ऐसे फॉर्म में रहता है, तो इसको पीस पीस के टर्मरिक बनाया जाता है। क्लियर है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता था उनको बता दिया, समझ में आया। तो आई होप आप लोग को ट्यूबर समझ में आ गया, आई होप आप लोग को राइजोम समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज बल्ब की, ठीक है, बल्ब क्या होता है, आप लोग ने जिंजर ये देखा होगा, अनियन देखा होगा। अनियन कैसा होता है, देखो अनियन के नीचे यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, और उसके नीचे से मूछें निकली हुई रहती है, उसकी मूछें निकली हुई रहती है, और इस मूछ के ऊपर, ठीक है, इस मूछ के ऊपर आपका ऐसे अनियन लगा हुआ रहता है, सही है, यहाँ पे ऐसे अनियन लगा हुआ रहता है। क्लियर है, आप लोग ने ऐसे कुछ देखा होगा, अनियन ऐसे रहता है ना। तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो लीफ मॉडिफिकेशन है, मैंने आप लोगों को लीफ में पढ़ाया था, याद करो, मैंने आपको लीफ में पढ़ा था कि लीफ मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट को स्टोर करने के लिए, तो सॉरी फूड को स्टोर करने के लिए। तो ये जो है ना, ये फ्लेशी लीव्स है, ठीक है, दीज आर द फ्लेशी लीफ, ठीक है, ये लीफ मॉडिफिकेशन है। लेकिन इसके नीचे जो व्हाइट कलर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये क्या है, ये बना है स्टेम से, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, स्टेम से बना हुआ है। स्टेम से किसका मॉडिफिकेशन बना हुआ है, ये आपका बल्ब बना हुआ है, समझ में आ रही। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्या निकली हुई है, मूछें निकली हुई है। ये मूछें क्या है, इट इज नथिंग बट अ नोड, ठीक है, क्या निकली हुई है, नोड से ऑक्सिलरी बर्ड्स निकली हुई है, समझ में आ रही बात। तो इसमें दो एग्जांपल आ जाएंगे आपके, एक अनियन और एक गार्लिक। गार्लिक में भी होता है, ये दोनों एग्जांपल देखो। गार्लिक का जो ये था, देखो गार्लिक ऐसा नॉर्मल सा ऐसा व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है, एक सेकंड बताता हूं मैं आप लोग को, इसको मिटाते हैं। गार्लिक के नीचे आप लोगों ने देखा ऐसे व्हाइट कलर का रहता है, और उसके ऊपर गार्लिक शुरू होता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा कुछ करके गार्लिक रहता है, सही है। तो ये जो व्हाइट कलर वाला होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मी छीलती है उसको, लहसुन को, तो उसको पहले से तोड़ती है फिर उसके बाद निकालती है। तो वो जो व्हाइट कलर वाला ये है वो क्या है, वो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये जो चीजें प्रेजेंट है ये तो आपका लीफ मॉडिफिकेशन है, ये वाला लीफ मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्लियर है, तो ये तीन स्ट्रक्चर समझ गया। और ये तीनों स्ट्रक्चर कहां फॉर्म होते हैं भैया, अंडरग्राउंड में, ठीक है, कहां फॉर्म होता है, ये अंडरग्राउंड। सो दैट्स व्हाई इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन समझ में आ गया। कहां गया, तो हम लोग को समझ में आ गया ट्यूबर क्या होता है, राइजोइड्स क्या होते हैं, और राइजोम्स क्या होते हैं, और बल्ब क्या होता है। क्लियर है, ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है दैट इज सब एरियल मॉडल, सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मतलब क्या, कि आपके जमीन के जो पास पास वाला स्टेम है ना, उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज सब एरियल स्टेम। इसमें हम लोग को तीन चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है रनर, ठीक है, रनर पढ़ना है, एक पढ़ना है अपने को स्टोलन, ठीक है, कोई चुरा रहा है कोई चीज, और एक हम लोग को पढ़ना है दैट इज सकर। ऐसे तीन चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है। तो आओ पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहां गया, आ जाओ यहाँ पे, दैट इज सब एरियल सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है दैट इज रनर के बारे में। रनर कैसा होता है, देखो सिंपल सा मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये फॉर एग्जांपल ये आपकी सॉइल की लेवल है, ठीक है, आपका जमीन का लेवल है। तो इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर यहां से एक प्लांट ग्रो होगा ऐसे करके, ठीक है, और यहां पे उसके रूट्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे, इसके रूट्स रहेंगे। अब इन्हीं रूट के ऊपर, यानी यहां पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, इस पोर्शन में से
एक ऐसा स्टेम निकलेगा, एक ऐसी ब्रांच निकलेगी और वो क्या करेगी इस धरती पे, ठीक है, इस सॉइल के ऊपर ऐसे आगे जाएगी। समझ में आ रही बात? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे नोड प्रेजेंट होगा, इसके बीच में इंटर नोड प्रेजेंट होगा और ये ऐसे आगे आगे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे आगे क्या हो जाएगी, यहां से चली जाएगी। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? यहां ये जो नॉर्मल सा प्लांट था, इस प्लांट के अंदर से एक स्टेम निकला और ये स्टेम क्या होने लगा, आपके जो धरती था नॉर्मल सा जो सॉइल का लेवल था उसके ऊपर दौड़ने लगा। समझ में आ रही बात? और इस स्टेम के अंदर क्या है, नोड और एंटी नोड प्रेजेंट है। अब इस नोड से होगा क्या, देखो ध्यान से सुनो, इस नोड से होगा क्या, ये नोड में से, ठीक है, इस नोड के अंदर से क्या होगा, यहां से ऐसे वापस रूट निकलने लगेंगे और यहां से एक नया पेड़ बन जाएगा। इस नोड से यहां से वापस रूट निकलने लगेंगे और यहां से एक नया पेड़ बन जाएगा। यहां से वापस एक रूट निकलने लगेंगे और यहां से एक नया पेड़ बन जाएगा। तो अब देखो ये जो रूट निकल रही है ये किससे, रेडिकल से नहीं बन रही है, ये किससे बन रहा है, स्टेम से बन रहा है। तो इन रूट्स को हम लोग क्या कहेंगे, याद करो, मैंने आप लोग को पढ़ाया है फर्स्ट वाले लेक्चर में, एडवेंशियस रूट। सही है? ट्रू रूट है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं, ट्रू रूट नहीं, ये क्या है, एडवेंशियस रूट। ट्रू रूट कौन सी होती है, टैप रूट होती है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया था, ये होगी टैप रूट, क्योंकि ये किससे बनी है, रेडिकल से बनी होगी। ठीक है, ये सबसे पहली जो रूट है वो किससे बनी है, रेडिकल से बनी है। तो जो रूट रेडिकल से बनती है वो क्या होती है, ट्रू रूट होती है, उससे हम लोग टैप रूट बोलते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे जो स्टेम का नोड है उससे क्या बन रहा है, एक पेड़ बन रहा है, जो इससे इसीलिए हम लोग इस रूट को क्या बोलेंगे, एडवेंशियस रूट। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है ग्रास और स्ट्रॉबेरी, ये आप लोग को याद करना है। ठीक है, ग्रास और स्ट्रॉबेरी, कोई ऐसा याद कर देना कि कुछ और कोई ऑर्गेनिज्म था, जो कोई ऑर्गेनिज्म ग्रास में भाग रहा था स्ट्रॉबेरी चुरा के। ठीक है, तो आप लोग को याद हो जाएगा, रनर भाग रहा था मतलब रनर, ठीक है, ग्रास में भाग रहा था स्ट्रॉबेरी चुरा के। समझ में आ रही बात? तो ऐसे एग्जांपल भी याद हो जाएगा और ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोलन। ठीक है, स्टोलन मतलब क्या, कोई भी चीज चुरा लेना। अब देखो ये सिर्फ बोलने के लिए इसका नाम स्टोलन है। तो कैसे होते हैं ये प्लांट्स, ये आपका सॉइल वाला लेवल है। ठीक है, ये आपका सॉइल का लेवल है। इस सॉइल वाले लेवल के ऊपर मतलब यहां से एक ऐसा प्लांट उगेगा, एक ऐसा प्लांट उगेगा और यहां पे ये इसके ऊपर फैल जाएगा। अब देखो होगा क्या, इसका जो सब एरियल पार्ट था, ठीक है, इसका जो सब एरियल पार्ट था, यहां से एक ब्रांच निकलेगी ऐसे, यहां से एक ऐसे ब्रांच निकलेगी और इस यहां पे इस सॉइल में घुस जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां से एक, या इस वाले पार्ट से यहां से एक ब्रांच निकली और ये कहां गई, इस वाले पार्ट में घुस गई और यहां से इसके वजह से, ठीक है, इस स्टेम की वजह से, इस स्टेम ने क्या किया, यहां से एक रूट बना दिया और यहां से एक और पेड़ निकल गया। समझ में आ रही बात? फिर नेक्स्ट सेम वही चीज होगा, वापस यहां से इसके सब एरियल पार्ट से वापस एक स्टेम निकलेगी और बाजू वाले रूट, बाजू वाले सॉइल में क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। पेनिट्रेट करने के बाद यहां से वापस क्या फॉर्म हो जाएगा, रूट फॉर्म हो जाएगा और रूट फॉर्म होने के बाद यहां से एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोलन। कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये मिट जाएगा। ठीक है, बीच वाला ये जो है ये स्ट्रक्चर है मिट जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा और यहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यहां से एक नया प्लांट, यहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोलन। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलन। इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज मिंट और जैस्मीन। ठीक है, इसका एग्जांपल है मिंट और जैस्मीन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एक आपका रनर हो गया, ये आपका स्टोलन हो गया। क्लियर है? एक और चीज बची है, कौन सी, याद करो, मैंने आप लोगों को भी बताया था ना, दैट इज सकर। ठीक है, अब सकर्स क्या होते हैं, याद देखो, सकर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। ये आपका नॉर्मल सा एक प्लांट मैंने बनाया हुआ है, मैंने पहले से प्लांट एक बना दिया ताकि मेहनत ना वेस्ट करनी पड़े। तो इसके अंदर होता क्या है, देखो सिंपल सा है, यहां से, ठीक है, ये आपका नॉर्मल प्लांट है। अब यहां से एक नया ये जो स्टेम निकलेगा, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा, एक नया स्टेम निकलेगा, ये यहां पे अटैच होगा और यहां से अटैच होने के बाद क्या निकाल देगा, यहां से बड़े सारे रूट्स निकल जाएंगे और यहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। नया प्लांट ग्रो होने के बाद, ठीक है, नया प्लांट ग्रो होने के बाद ये वाला जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा, टूट जाता है। समझ में आ रही बात? सिमिलर सी यहां पे भी हो सकता है, यहां से एक नया ब्रांच निकलेगा, यहां से एक नया ब्रांच निकलेगा और ये ब्रांच निकलने के बाद क्या होगा, फिर ध्यान दो, यहां से क्या बन जाएगा, एक यहां से रूट निकलेगा और यहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। इतना होने के बाद इसका जो बीच वाला जो कनेक्शन है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और यहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लगेगा। इस चीज को, ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सकर। ये किसके अंदर होता है, दैट इज वाटर हाइसिंथ के अंदर। वाटर हाइसिंथ आप लोगों को पता है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल है, BENGL। ठीक है, बंगाल कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पता है आप लोगों को जब वाटर हाइसिंथ इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल के नॉर्मल पॉन्ड्स में, तो ये बहुत जल्दी फैल गया था। समझ में, बहुत जल्दी फैल गया था और पूरा का पूरा ऑक्सीजन इसने लूट लिया था, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई थी। तो इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये किसका एग्जांपल है, दैट इज सकर्स का। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब एरियल मॉडिफिकेशन भी क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये भी हो गया, रनर भी हो गया, स्टॉलन भी हो गया और सकर भी हो गया।
लास्ट अपना दैट इज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। इसके हम लोग एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ना पता है, जो ऑक्सिलरी वर्ड थी उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आएगा। ऑक्सिलरी वर्ड मतलब क्या, देखो एक ऐसी स्टेम, ठीक है, एक ऐसी स्टेम है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, नोड, और यहां पे नोड प्रेजेंट होता है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एंटी नोड, सॉरी इंटरनोड, एंटी नोड नहीं, इंटरनोड प्रेजेंट होगा। तो अब यहां से क्या निकलेगा, एक पेड़ निकल सकता है, पेड़ बोल रहा हूं, एक ब्रांच निकल सकता है, फिर यहां से एक लीफ निकल सकता है, और यहां पे एक ऐसी बर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहां से क्या फॉर्म होती है, एक ऐसी बर्ड फॉर्म होती है। वो बर्ड आगे चल के कुछ स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, ये इस बर्ड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इसका मैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड। क्लियर है, ऑक्सिलरी बर्ड के अंदर हम लोग को दो मॉडिफिकेशन देखनी है, दैट इज स्टेम और टेंड्रिल। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल और स्टेम थ्रोन्स के अंदर देखना हम लोग को, दो चीजें देखनी है। ठीक है, एक और ये भी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन नहीं है। क्लियरली आ जाओ, कहां गया, यहां पे देखो। ठीक है, यहां पे हम लोग को पढ़ना है दैट इज एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले टेंड्रिल्स के बारे में। टेंड्रिल्स क्या होता है, देखो टेंड्रिल्स हम लोग को पता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लांट है। ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, नोड। अब इस नोड से, ध्यान से सुनो, इस नोड से क्या निकलेगी, एक लीफ निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, एक लीफ निकलेगी, और इस लीफ के बाजू से, इस लीफ के बाजू में यहां पे क्या रहता है, ऑक्सिलरी बर्ड। ये ऑक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, टेंड्रिल के अंदर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये टेंड्रिल के अंदर। टेंड्रिल मतलब आप लोगों को पता ही है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर जो क्या करता है, प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। सही है, तो ये किससे बना हुआ है, ऑक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है। याद है मैंने आप लोग को लीफ में भी करवाया था, लीफ मॉडिफिकेशन में भी, कि लीफ भी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, टेंड्रिल के अंदर। याद है, कुछ ऐसा लीफ था, ऐसा प्लांट था, और इसमें क्या था, एक ऐसा लीफ फॉर्म होता था। ठीक है, और ये लीफ आगे चले क्या बना लेता था, टेंड्रिल बना लेता था। सही बात है, तो यहां पे लीफ से टेंड्रिल बन रहा है। ठीक है, और यहां पे ऑक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल बन रहा है। सही है, मतलब यहां पे स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है, दो अलग अलग ऑर्गन से क्या बन रहा है, ये टेंड्रिल बन रहा है, लेकिन इसका फंक्शन सेम है। मतलब वहां पे भी टेंड्रिल सेम काम करता है और यहां पे भी टेंड्रिल सेम काम करता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज एनालॉगस हार्मोन, एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा 10th में, एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस मतलब क्या, जो एक ही ऑर्गन से बने हुए हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। देखो अभी मैं आप लोगों को जब थ्रोन समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अभी ये समझा, अभी ये वाला पार्ट समझा आप लोग को। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते। तो यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो टेंड्रिल है, ठीक है, ये वाला जो टेंड्रिल है ये किससे बना हुआ है, लीफ से बना हुआ है, और ये वाला टेंड्रिल किससे बना हुआ है, ऑक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है। तो दोनों का फंक्शन, सॉरी स्ट्रक्चर भरे वाले अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि एक बना हुआ है लीफ से, एक बना हुआ है ऑक्सिलरी बर्ड से। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों का फंक्शन क्या है, एकदम सेम है। उसका फंक्शन भी स्ट्रेंथ देना है, इसका फंक्शन भी स्ट्रेंथ देना है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं दैट इज एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या, कि अलग अलग स्ट्रक्चर से बने हुए हो लेकिन सबका फंक्शन क्या हो, सेम हो। ठीक है, उनका फंक्शन क्या हो, सेम हो। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर मैं थ्रोन की बात करूं तो थ्रोन में भी सेम है। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका नोड, नोड के साइड में क्या प्रेजेंट होगा, आपका एक लीफ प्रेजेंट होगा, और लीफ में जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके थ्रोन में। ठीक है, यहां से क्या निकल जाता है, थ्रोन निकल जाते हैं, कांटे निकल जाते हैं। क्लियर है, ये कांटे किसके, ये कांटे क्यों निकल रहे हैं भैया, कि कोई भी अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको खाने आता है तो वो कांटे इसके मुंह में चुप जाएंगे और वो ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा नहीं, जिसके वजह से ये सर्वाइव कर जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात। अब देखो ये टेंड्रिल, ठीक है, ये टेंड्रिल और ये वाला थ्रोन्स एक ही ऑर्गन से बना हुआ है, मतलब ये भी ऑक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है, ये भी ऑक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है, लेकिन इनका फंक्शन अलग है। देखो यहाँ पे ऑर्गन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। 10th में पढ़ा आप लोग ने ये सब। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा आई गेस, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग बोल रहे थे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में हम लोग ने पढ़ा था ना, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, जिसमें आप लोगों को बड़े सारे डायग्राम दिए थे कि एक इंसान का हाथ दिया था, एक घोड़े का हाथ दिया था, सबका फंक्शन भले भले अलग था, किसी का हाथ उठाने का काम था, किसी का दौड़ने का काम है, किसी का उड़ने का काम है, बैट का उड़ने का काम था, लेकिन सबका जो स्ट्रक्चर था वो सेम होता था। सही है, सबका स्ट्रक्चर क्या होता था, सेम होता था, तो उसको होमोलोगस बोलते थे। फिर एक था एनालॉगस, जैसे तितली का पंख है, फिर बैट का पंख है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, तो उसे हम लोग बोलते थे एनालॉगस ऑर्गन।
समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ पे क्या है दोनों का, देखो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन सेम है, सेम ऑर्गन से बने हुए, ये भी एक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है, ये भी ऑक्सिलरी बर्ड से बना हुआ है, लेकिन दोनों का फंक्शन कितना अलग है। ये स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है, ये भैया प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट अपना, तो आप लोगों को समझ में आ गया टेंड्रिल क्या होता है, थ्रोन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है दैट इज फैलोकिड। फैलोकिड क्या होता है? देखो फैलोकिड क्या होता है, आपके कोई प्लांट, अगर कोई प्लांट अपने स्टेम को मॉडिफाई कर ले रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसको मैं बोलूंगा फैलोकिड। ठीक है, उसे मैं क्या बोलूंगा, फैलोकिड। फैलोकिड मतलब क्या, कि कोई ऐसा पार्ट प्लांट का पूरा प्लांट जिसका स्टेम मॉडिफाई हो जा रहा है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर मैं बात करूं, एक प्लांट है जिसे आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कैक्टस। ठीक है, ऐसे बड़ा सा प्लांट होता है और यहां पे क्या लगे हुए थे, इसके ऐसे थ्रोन्स लगे हुए रहते। सही है, ऐसे थ्रोन्स लगे हुए रहते। सही है, तो मैंने आप लोगों को लीफ मॉडिफिकेशन में पढ़ाया था कि ये थ्रोन्स क्या है, ये थ्रोन्स क्या है, लीफ है। ठीक है, ये लीफ से मॉडिफाई होकर बने हुए। सही है, क्यों बने हुए भैया, क्योंकि इसके अंदर से ट्रांसपिरेशन नहीं होना चाहिए। पहले ही कैक्टस एकदम क्या बोल सकते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में रहता है, उसके पास पहले इतना ज्यादा पानी नहीं रहता। ऊपर से अगर इसके पास लीफ प्रेजेंट होगा और लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, तो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो सकता है, और अगर ट्रांसपिरेशन हुआ मतलब इसके अंदर से सारा पानी खींचा जा सकता है। तो इसके अंदर से पानी ना खींचा जाए, ठीक है, इसके अंदर से पानी ना खींचा जाए, इसीलिए बोलता है भैया मुझे लीफ की जरूरत ही नहीं है। ये लीफ को हटा के कांटे लगा देता है और उसकी जगह ये अपना इसका जो स्टेम वाला पार्ट है ना, ये स्टेम वाला पार्ट, ठीक है, इससे ये क्या करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है। मतलब इसने अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लिया किसमें, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फैलोकिड। इसका एग्जांपल आप कैक्टस लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? एकदम सिंपल है, समझा ना आप लोग को? ठीक है, फैलोकिड समझ में आ गया। तो आई गेस आप लोग को एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन भी समझ में आ गई है। ठीक है, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन भी आ गई समझ में। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, स्टेम टेंड्रिल पढ़ा, स्टेम थ्रोन्स पढ़ा और फैलोकिड्स पढ़ा। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टेम मॉडिफिकेशन अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई है। क्लियर है? तो यहां से हमारा स्टेम यानी स्टेम वाला पार्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया। क्लियरली समझ में आ गया? आओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज सीड। ठीक है, सीड पे चलते हैं। अब अपने को पता करना है कि सीड बनता कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि सीड बनता कैसे। सीड दो टाइप के होंगे, एक मोनोकॉट सीड और एक डाइकॉट सीड। ठीक है, लेकिन हम लोग को यह पता करना है कि सबसे पहले सीड बनता कैसे। तो याद करो, फ्लावर को याद करो। मैंने आप लोगों को फ्लावर में क्या क्या पढ़ाया था। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या, सबसे ऊपर पहले क्या प्रेजेंट था, स्टिग्मा। लास्ट वाला लेक्चर नंबर 2, जिसने नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आएगा, जिसने देखा है उसको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने क्या बताया था कि भैया ये आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गाइनोशियम याद करो, कार्पेल को याद करो। तो ये आपका स्टिग्मा वाला पोर्शन है। स्टिग्मा के नीचे क्या था, स्टाइल था, और स्टाइल के नीचे एक ऐसा डब्बा सा रखा हुआ है। ठीक है, गोला सा मटका रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओवरी। सही है, इसको मैंने क्या बोला, स्टिग्मा। नाम लिख देता हूं वरना आप भूल जाओगे। इसको मैंने क्या बोल दिया, स्टाइल। ठीक है, और ये क्या होता है, ओवरी। ठीक है, ये क्या होता है, ओवरी। क्लियर है इतना? उसके बाद इसके नीचे, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज एक ऐसे गोला सा ऑर्गन जिसे हम लोग कहते हैं दैट इज ओव्यूल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। फिर ये ओव्यूल एक डंडे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसे डंडे से कनेक्टेड होता है। इस डंडे को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। इस डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। फिर ये जो फ्यूनिकल है, ये ऐसे डायरेक्टली इससे अटैच नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ओवरी से अटैच नहीं है, इसके ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। देखो यहाँ पे प्लेसेंटा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो आप लोग को ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। इन तीनों को मिला दो, सबको तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कार्पेल, या फिर इसे हम लोग पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल। ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि सबसे ऊपर वाला क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे क्या है, स्टाइल। स्टाइल के नीचे क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल के अंदर क्या होता है, दैट इज प्लेसेंटा। क्लियर है? अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डीप में लेके चलते, तो हम लोग क्या क्या देखने मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा ओवरी मिटा रहा हूं, थोड़ा ओवरी और अच्छे से बनाते हैं। देखो ओवरी, सॉरी ओव्यूल कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती है। इन कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, इन कवरिंग को हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट।
क्लियर है, ठीक है। और इस इंटीग्यूमेंट के अंदर यहां पे बहुत एक टिश्यू भरा हुआ रहता है, ठीक है, एक टिश्यू भरा हुआ रहता है, बड़े सारे सेल्स वाले टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टिश्यू भरा हुआ है। तो आप इमेजिन कर लो इसके अंदर ऐसे बहुत सारा यहाँ पे क्या भरा हुआ है? टिश्यू भरा हुआ है। इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। कहां लिखे? यहां लिख देते, चलो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेलस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गया होगा फ्लावर का। फ्लावर के अंदर क्या था आपका? ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है। ओव्यूल की जो बाहर वाली कवरिंग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट। उसके बाद इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? एक टिश्यू भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जब ये जो इंटीग्यूमेंट है या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। अब देखो इसके अंदर बड़े सारे टाइप के क्या रहेंगे? सेल प्रेजेंट रहेंगे। इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे कुछ सेल्स बनाते हैं हम लोग, ध्यान दो, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये टिश्यू है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे और ये सेल क्या होंगे? ये 2n सेल है, ठीक है। ये क्या है? 2n सेल है। 2n मतलब क्या? डिप्लॉयड सेल है। तो कुछ टाइम बाद ये 2n सेल में से, इन सारे सेल्स में से कोई एक सेल बोलता है कि मुझे मां बनना है, ठीक है, मुझे क्या बनना है? मां बनना है। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ध्यान दो, इसका फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल है, ये वाला जो दिख रहा है येलो येलो वाला सेल, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल आगे चल के फीमेल गैमेट बनाना है। मां बनना मतलब क्या? फीमेल गैमेट बनाना है। तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, क्लियर है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल जैसे ही ये बना, बाकी के सेल्स को मिटा दो, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है, इनका अब कोई भी काम नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझा? अब देखो ये बना मेगास्पोर मदर सेल। अब जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल बना, इसके अंदर मियोसिस चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या चालू हो जाएगा? मियोसिस चालू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे लिखते भी चलते, ठीक है, ताकि हम लोग को चीजें समझ में आने लगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दैट इज सबसे पहले क्या बना? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, एमएमसी लिख देता हूं। और इसके अंदर क्या हुई? मियोसिस हुई, ठीक है। क्या हुई? इसके अंदर मियोसिस हुई। देख लेना स्पेलिंग अगर कुछ गलत हो गया तो कोई बात नहीं, देख लेना मियोसिस का स्पेलिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ? एमएमसी के अंदर मियोसिस हुआ। तो यहां पे 4 सेल बनते हैं। हम लोग को सबको पता है कि अगर मियोसिस होती है, मैंने ही पढ़ा है तुम लोगों को सेल साइकिल, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो, मैंने ही लेक्चर लिया है सेल साइकिल का, तो सेल साइकिल पूरा देख लेना। तो मियोसिस जिसने भी देखा उसको पता होगा कि सेल साइकिल मतलब मियोसिस होने के बाद कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। तो 4 सेल बने, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज मेगास्पोर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। ऑब्वियस सी बात है ना, मेगास्पोर मदर सेल मतलब ये मेगास्पोर की मम्मी है, तो ये क्या बनाएगी? मेगास्पोर बनाएगी। सही बात है ना, मेगास्पोर की मम्मी का बेटे का नाम क्या होगा? मेगास्पोर है ना, इसीलिए तो उसको मेगास्पोर की मम्मी बोल रहे हैं हम लोग। तो यहां पे जब ये जो सेल था ये आगे चले कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? 4 पार्ट में। यहां पे एक पार्ट हो जाएगा, यहां पे एक पार्ट हो जाएगा और यहां पे एक पार्ट हो जाएगा। ऐसे 4 सेल फॉर्म हो जाते हैं, सही है। इन 4 सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज मेगास्पोर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलने लगते हैं? अब कहां लिखे यहां लिखते हैं, चलो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब मेगास्पोर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? ये क्या बन गया? अब मेगास्पोर। मेगास्पोर फॉर्म होने के बाद क्या ये चारों सेल आगे चल के फीमेल गैमेट बनाएंगे? नहीं, ठीक है। इनमें से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इन 4 सेल्स में से 3 सेल क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। बचा कोई भी एक सेल, वही क्या करेगा? आगे चल के फॉर्म करेगा फीमेल गैमेट को, ठीक है। तो मैं यहां से 3 सेल्स को मिटा दूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिटा दिया, इस सेल को मिटा दिया, ठीक है, इस वाले सेल को मिटा दिया और इस वाले सेल को मिटा दिया। तो बचा क्या? सिर्फ एक सेल बचा। अब यही मेगास्पोर आगे चले क्या बनाएगा? क्या करेगा? ये गैमेट फॉर्म करेगा, ठीक है, फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा। तो ये बना एक मेगास्पोर, 4 को मिटा दो भाई। अब सिर्फ क्या बचा है? एक ही मेगास्पोर बचा हुआ है। क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोग को? मिट क्यों नहीं रहा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये नहीं मिट रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये मेगास्पोर के अंदर अब क्या चालू होगी? माइटोसिस, ठीक है। अब क्या चालू होगी? माइटोसिस। क्लियर ले, सबसे पहले मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद कितना मेगास्पोर बना? एक मेगास्पोर बना। ये मिट नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको काट दो। तो एक मेगास्पोर बना। अब एक मेगास्पोर से क्या चालू होगी? सबसे पहले माइटोसिस। तो एक से क्या बनेंगे? 2, ठीक है, एक से क्या बनेंगे? 2। एक सेल यहां बनेगा, एक सेल यहां बनेगा, फिर ये 2 वापस डिवाइड होंगे, तो इससे क्या बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। एक यहां डिवाइड होगा, एक यहां डिवाइड होगा, एक यहां डिवाइड होगा, एक यहां डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे 4 सेल बनेंगे, फिर ये 4 सेल में अंदर वापस माइटोसिस होगी। तो टोटल कितने सेल फॉर्म हो जाएंगे? 8 सेल। कितने फॉर्म हो जाएंगे? 8 सेल। लेकिन बात ये है ना बच्चों कि ये 8 सेल फॉर्म नहीं होते, ठीक है, ये 8 सेल फॉर्म नहीं होते। यहां पे एक अजीब सी सेल डिवीजन चल रही होती है। देखो सेल डिवीजन के 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, माइटोसिस लिखा है मैंने, कुछ मत पढ़ना। तो माइटोसिस की बात करें तो 2 चीजें होती है। एक होता है कार्योकाइनेसिस
और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्योकाइनेसिस चल रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं चल रही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है, कार्योकाइनेसिस चल रही है। मतलब यहां पे देखो, मतलब कहां लिखे, यहां देखो, यहां देखो, ये एक सेल है। ठीक है, एक सेल है जिसका एक न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना। सही है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस बना, तो कायदे से कार्योकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे जो सेल अपने ये सेल वॉल है वो भी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जानी चाहिए थी, डिवाइड हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। फिर ये दो आगे चल के वापस क्या बनाते हैं, चार सेल बना देते हैं। ठीक है, चार सेल नहीं बनाते, इसके अंदर चार न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। वापस कार्योकाइनेसिस हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अब ये चार से वापस क्या हो जाएंगे, आठ बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ चार से वापस क्या हो जाएंगे, आठ फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी क्या होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। मतलब यहां पे एक ही सेल के अंदर आठ न्यूक्लियस पड़े हुए। ठीक है, एक ही सेल के अंदर आठ न्यूक्लियस पड़े हुए। समझ में आ रही बात, ऐसा कंडीशन किसके अंदर फॉर्म हो जाता है, इन सेल्स के अंदर, मेगास्पोर के अंदर। तो मेगास्पोर के अंदर कितने बार माइटोसिस हुई, एक बार माइटोसिस हुई तो दो सेल बने, दूसरी बार माइटोसिस हुई तो चार सेल बने, और उसके बाद तीसरी बार माइटोसिस हुई तो टोटल कितने सेल बन गए, आठ सेल बन गए। तो टोटल माइटोसिस कितनी होती है भैया, तीन माइटोसिस। अरे हाँ, तीन माइटोसिस होती है। कितनी माइटोसिस, तीन माइटोसिस होती है। उससे बाद आगे चल के आठ क्या बन जाते हैं, आठ न्यूक्लिएटेड सेल बन जाते हैं, आठ न्यूक्लिएटेड सेल। समझ में यार, अरे सॉरी वापस न्यूक्लिएटेड लिख दिया, आठ न्यूक्लिएटेड सेल। समझ में आ रही बात, आठ न्यूक्लिएटेड सेल मतलब क्या, एक ही सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आठ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहां पे बना ले हम लोग। ठीक है, यहां पे बना ले, इसको हम लोग मिटा देते हैं, मिटा दो इसको, मिटा दो। ठीक है, यहां पे क्या बना, देखो एक ऐसा सा पार्ट बन गया और इसके अंदर कितने सेल्स है, अब आठ सेल्स है। ठीक है, सॉरी आठ न्यूक्लियस है। अब ये आठ न्यूक्लियस क्या करेंगे ना, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो तीन न्यूक्लियस नीचे आ जाते हैं, यहां पे ये तीन न्यूक्लियस इधर आ जाते हैं। ठीक है, दो यहां पे अपना एग सेल आता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, एग सेल, इसके बाजू में क्या होते हैं, दो सेल्स होते हैं, और बीच में यहां पे दो न्यूक्लियस आ गए। अब देखो आठ सेल हो गए, आठ न्यूक्लियस हो गए, और ये आठ न्यूक्लियस के अंदर अब क्या शुरू होती है, दैट इज कार्योकाइनेसिस शुरू होती है। और ये अपने आप को क्या करते हैं, टोटल सात सेल में बांटते हैं। देखो ध्यान से सुनो, कितनी बार हुई है, क्या हुई है, अभी कार्योकाइनेसिस हुई है। कार्योकाइनेसिस कितने न्यूक्लियस बने हैं, आठ न्यूक्लियस बने। सही है, तो यहां पे देखो एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, क्लियर है, चार पांच छह और ये सात आठ, मतलब टोटल कितने न्यूक्लियस है, आठ न्यूक्लियस है। इसमें तीन सेल नीचे फॉर्म हो गए। अब साइटोकाइनेसिस हुई, तीन सेल नीचे फॉर्म हो गए, तीन सेल ऊपर फॉर्म हो गए, और नीचे बीच में ये दो न्यूक्लियस वाला एक सेल फॉर्म होता है। देखो यहां पे एक सेल है, 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 यहां पे एक सेल है। अब देखो ये एक, अगर मैं इसकी बात करूं, ये बीच वाले की, दूसरे कलर से बना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं बीच वाले की बात करूं तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। मतलब ये भी एक पूरा क्या हो गया, सेल हो गया ना, बीच वाला भी। ठीक है, बीच वाला भी क्या हो गया, एक पूरा सेल हो गया। मतलब ये ऐसा सेल है जिसके पास कितने न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है, ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड मतलब कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है, लेकिन सेल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 है। सही है, अब यहां से देखो, ठीक है, अब कहां गया, इधर आओ। हाँ, यहां पे देखो, अब यहां से क्या आएंगे भैया, पोलन भैया आएंगे। ठीक है, हमारे पोलन ग्रेन आएंगे, और पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट होते हैं, इसके अंदर दो गैमीट होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट होते हैं, दो गैमीट होते हैं। तो ध्यान से सुनो, यहां से ये पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करने लगते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगते हैं, और जिसके अंदर क्या होते हैं, दो गैमीट्स अपने सवार होते हैं। तो ये ऐसे पोलन ट्यूब आगे आगे बढ़ती रहती है। सही बात है। और कौन इसको अपने पास बुलाता है, इसको अपने पास बुलाता है ये जो साइड वाले सेल्स है। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। अच्छा, सेल्स का नाम मैंने तुम लोगों को नहीं बताया ना, अच्छा अभी बताता हूं। ये जो बीच वाला सेल है, ये वाला, ये एक ही न्यूक्लियस है। ये जो बीच वाला सेल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है। इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल या फिर फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। देखो ये पूरा टॉपिक ना तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में भी है, तो इसको थोड़ा अभी समझ लो तो 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग को इजी होगा समझना। अभी थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना तो 12th स्टैंडर्ड में आपको इजीली पूरा का पूरा वो लेसन समझ में आ जाएगा जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। क्लियर है, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी समझ लो, ध्यान लगा लो। 10th में भी तो दिया हुआ था ये, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम डिटेल में दिया हुआ था ना, अभी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये जो बीच वाला सेल है, इसको मैंने क्या बोला, दैट इज एग सेल। बाजू बाजू के दो सेल है, दिख रहा है, ये बाजू बाजू के एग सेल के बाजू बाजू में ये जो महारानी की दो दासियां हैं, ये महारानी है ना बीच वाली, एग सेल है ना, इसकी जो दो दासियां है व्हाइट वाली, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। कहां लिखूं मैं, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, आ जाओ। तो हम लोग कहते हैं दैट इज सिनर्जिड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। अब इस सिनर्जिड के ऊपर
ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपैरेटस का फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। इसका फंक्शन ये है कि ये जो पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है ना, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, ठीक है, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, क्योंकि देखो पोलन ट्यूब के पास तो इतना दिमाग नहीं है, वो ऐसे ट्यूब बनाते बनाते क्या पता यहां चले जाए, ट्यूब बनाते बनाते क्या पता यहां चले जाए, तो वो फीमेल से तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ये जो सिनर्जिड है ना, ये इसको बुलाएगा गाना गाकर कि आजा, ऐसे गाना गाएगा उसको, और अपनी तरफ क्या करेगा, उसको बुलाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जैसे ही बुलाएगा ये क्या करते हैं, ध्यान सुनो, ये जो सिनर्जिड है, सॉरी ये जो पोलन ट्यूब है, ऐसे ऐसे आते आते जो इसको बुला रहा होता है ना, उसके अंदर ऐसे घुस जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये घुस जाता है, और ये जो दो सेल है ये क्या हो जाते हैं, अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, इस एम्ब्रियोनल इसके अंदर, एम्ब्रियोनिक के अंदर, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इसके अंदर क्या पहुंच गए, दो मेल गैमेट पहुंच गए, ठीक है, दो क्या पहुंच गए, मेल गैमेट पहुंच गए। जो सबसे पहला वाला मेल गैमेट है वो क्या करेगा भैया, फटाक से जाके इस फीमेल के साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। यहां देखो, ठीक है, कहां लिखे, ये तो भर गया है, चलो इसको मिटा देते हैं। ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है, नहीं किया था, ये लो फटाक से कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, आ जाओ, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा था मैं, एक मेल गैमेट आया, ठीक है, एक मेल गैमेट आया, वो किसके साथ यूनाइट हो गया, अपनी एक फीमेल गैमेट के साथ, एक फीमेल गैमेट के साथ। तो यहां पे इनका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज सीड, ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सीड। इनसे आगे चले क्या बनता है, सीड बनता है, सही बात है। और इसके बाद यहां पे देखो, इसके पीछे यहां पे हमारा दूसरा मेल गैमेट आया था, ठीक है, ये मेल गैमेट किस क्या क्या, क्या करेगा भैया, ये वाला मेल गैमेट, तो ये क्या करेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये वाले न्यूक्लियाई, इसके साथ क्या कर लेगा, ये फ्यूजन कर लेगा। समझ में आ रही, इसके साथ क्या कर लेगा, ये फ्यूजन कर लेगा। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, सही है, एक हमारे मेल भैया का और 2 पोलर न्यूक्लियाई का। तो 2 जो मेन ये है, 3 न्यूक्लियस एक साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और यहाँ पे 3n सेल बनता है। कैसे सेल बनते हैं, 3n सेल बनते हैं। तो देखो, एक अपना मेल गैमेट, ठीक है, किसके साथ ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाले को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हुआ, इस पे फर्टिलाइजेशन कर लिया, और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा PEN, ठीक है, PEN का फुल फॉर्म क्या है, पेन लिखने वाला नहीं, इसका है फुल फॉर्म है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यहां पे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। क्लियरली इतना समझ में आ गया। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां पे हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहां पे हुई, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन यहां पे, एक फर्टिलाइजेशन यहां पे, इसीलिए हम लोग इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया इतना, आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब ये इतना मिटा दूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। अगर मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे कुछ और चीजें मुझे यहां पे दिखानी है। क्लियरली हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। क्या फॉर्म हुआ है, देखो क्या फॉर्म हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन हुई, तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया, आपका एक सेल फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, सही है। वहां पर देखो, यहां पे ये जो सीड बनाने वाला सेल है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज जाइगोट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, जाइगोट। सिंपल है ना, मेल और फीमेल जब मिलती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल का जो सेल है, जब वो मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे एक सेल क्या फॉर्म हो गया, दैट इज जाइगोट फॉर्म हो गया, ठीक है। कहां गया, इतना आगे चले जाता हूं मैं, यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और जाइगोट के साथ साथ यहाँ पे क्या बना है, दैट इज एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN, ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आप देखो, ये जो जाइगोट है, ये क्या बोलते हैं कि भाई अब मेरे को डिवीजन करना है, क्योंकि मुझे आगे चले क्या बनाना है, सीड बनाना है, ठीक है, मुझे आगे चले क्या बनाना है, सीड बनाना है। लेकिन ये बोलता है कि भैया तू डिवीजन तो करेगा, लेकिन तेरे पास एनर्जी कहां से आएगी, ठीक है, तू डिवीजन करेगा, लेकिन तेरे पास डिवीजन करने की एनर्जी कहां से आएगी। तो ये PEN बोलता है तू रुक, ठीक है, तू रुक, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डिवीजन करता हूं, मैं अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको बढ़ाता हूं, उसके बाद तू मुझे खा के एनर्जी ले लियो। सिंपल सी बात है। तो ये क्या करता है, सेम वैसी माइटोसिस शुरू कर देता है जो माइटोसिस हम लोग ने पढ़ी थी, दैट इज कार्योकाइनेसिस होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो यहां पे क्या होने लगेंगे, इसके न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेंगे। बहुत टाइम पे क्या हो, बहुत सारे नंबर में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं,
ठीक है, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, जिसके अंदर बड़े सारे टाइप के क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने के बाद ये जो जाइगोट है ना, ये डेवलप होना चालू होगा। और ये डेवलप किसको होगा पता है, ये एंडोस्पर्म को ही खा खा के डेवलप होता है, क्योंकि इसके बाद इसको एनर्जी कहां से मिलती है, एंडोस्पर्म से मिलती है। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्या करेगा, इसको खाना स्टार्ट कर देगा और यहां से एक दूसरा सेल बनेगा, दूसरा जाइगोट बनेगा, यहां से दूसरा जाइगोट बनेगा, ऐसे क्या होंगे, इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद ये जो इंटीग्यूमेंट है, ठीक है, इसके बाद ये जो इंटीग्यूमेंट है, ये क्या करते हैं आगे चल के, ये जो इंटीग्यूमेंट वाली कवरिंग है, ये कन्वर्ट हो जाती है एक दूसरी कवरिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। टेस्टा क्या है, टेस्टा इज द कवरिंग ऑफ सीड, ठीक है, सीड की कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा। तो ये आगे चले क्या फॉर्म होने वाला है, सीड फॉर्म होने वाला है ना, ठीक है, ये जो कवरिंग है ये आगे चले क्या फॉर्म होने वाली है, सीड फॉर्म होने वाली है। तो इस कवरिंग, सीड की कवरिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेस्टा। समझ में आ रही बात, टेस्टा क्यों है भैया, क्योंकि ये देखो कवरिंग है, इसके बहुत सारे आगे चल के परीक्षाएं लेंगी, तो इसका नाम है, इसको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या नाम है, टेस्टा। किससे बना है ये, इंटीग्यूमेंट से। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो इंटीग्यूमेंट है ये कन्वर्ट हो गया टेस्टा में, इसके अंदर ये जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होता है, इसको मिटा दूं, यहीं पे मेरे को स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा फॉर्म होता है, ये कुछ हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनाने लगता है, कुछ हार्ट शेप का। देखो ऐसे इनिशियली हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ऐसा दिख रहा है, उल्टा हार्ट शेप दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, कुछ ऐसा उल्टा हार्ट शेप दिखता है, ये इनिशियली स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे टाइप के शेप बनते हैं, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद डायकॉट, मोनोकॉट जैसी चीजें यहां पे फॉर्म होना स्टार्ट होती है। मतलब यहां पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगी, डायरेक्टली मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये सेल्स नहीं बनाता, चलो समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां से एक ऐसी एक्सिस बन जाएगी, ठीक है, एक बाजू में स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक इस साइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगी, एक ऐसी एक्सिस वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये बीच में एक एक्सिस दिख रही है आप लोग को, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये अभी हम लोग आप लोग को पढ़ाया था ना जब स्टेम पढ़ा रहा था, तो ऐसे कुछ फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस ये वाली एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जब इस टाइम पे ये जो सीड है ना, इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पे उल्टा होता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आगे चल के रेडिकल फॉर्म करता है, इसको हम लोग, सॉरी, आगे चल के रूट फॉर्म करता है ये, तो इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। कहां लिखे, यहां लिख दे, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल। थोड़ा सा उल्टा होता है प्लांट्स के अंदर। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या होता है, आगे चल के स्टेम फॉर्म करेगा, तो इसे मैं क्या कहता हूं, दैट इज प्लिम्यूल। तो मैं क्या कहूंगा, प्लिम्यूल। समझ में आ गया। और ये जो बाजू बाजू के दो स्ट्रक्चर है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये दो वाले स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, दीज आर द कॉटिलिडॉन्स। ये क्या है, कॉटिलिडॉन। तो ये एक प्रेजेंट है तो एक कॉटिलिडॉन, दो प्रेजेंट होंगे तो डाइकॉटिलिडॉन, ठीक है, डाइकॉट प्लांट हो गया। तो हम लोग को अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में जनरली क्या देखने मिलता है, डाइकॉट देखने मिलता है। क्लियरली समझ में आ गया, सीड का कंसेप्ट समझ में आ गया, डाइकॉट सीड फॉर्म कैसे होता है समझ में आ गया, डाइकॉट सीड फॉर्म कैसे हो, इसी को, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट सीड, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकॉट सीड। साथ ही साथ ये जो ओव्यूल था, ये जो ओव्यूल की बाहर वाली कवरिंग थी, ठीक है, इसे पेरिकाप बोलते हैं। नहीं बताया था क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं, ये मिटा दूं मैं, ये सारी चीजें नाम मिटा रहा हूं मैं, अगर आप लोग ने नोट डाउन किया तो कर लो, नहीं कर लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आ जाओ मिटा दो। कुछ चीज और लिखनी है मेरे को यहाँ पे, देखो ये जो इस ओवरी की, ये जो ओवरी कवरिंग दिख रही है, ये वाली कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकाप, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकाप, ओवरी कवरिंग है। तो ये आगे चल के किसमें डेवलप हो जाएगी, फ्रूट की कवरिंग में, ठीक है, क्योंकि ये ओवरी से आगे चल क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ओवरी से आगे चले क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। इतना हमेशा याद रखना कि ओवरी से आगे चले क्या बनता है, फ्रूट, और ओव्यूल से आगे चले क्या बनता है, दैट इज सीड, ठीक है। इसीलिए हमेशा फ्रूट के अंदर सीड होता है, फ्रूट को काटो तो उसके अंदर क्या मिलता है, अपने को सीड मिलता है। क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर है आप लोग को, समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है सीड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अवर फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट। फ्रूट के अंदर हम लोग क्या सीखने मिलता है, देखो फ्रूट क्या है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो सीड ओवरी था, ओवरी का जो स्वालो वाला पार्ट था, मतलब अगर ओवरी सूज जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, यानी स्वॉलो पेरिकाप ऑफ द ओवरी, ठीक है। उसका जो पेरिकाप था वो अगर स्वॉलो हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रूट। अब फ्रूट दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, फ्रूट किसके कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। झूठे फ्रूट का, जो झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो ट्रू फ्रूट किसको बोला जाता है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बना हुआ है, ठीक है। आप देखो अगर आप लोगों को इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा था, ये पेडिकल था, पेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट था, थैलेमस,
ठीक है, थैलेमस के ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये ऐसा उसका ओवरी था। ठीक है, तो ये जो ओवरी है इससे आगे चले क्या बनता है, फ्रूट, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही आगे चल के फ्रूट फॉर्म होगा, ठीक है, अगर ओवरी से ही, इस स्ट्रक्चर से ही आगे चले क्या बनेगा, फ्रूट फॉर्म होगा, तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज ट्रू फ्रूट। ठीक है, ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलूंगा, ट्रू फ्रूट बोलूंगा। और अगर मैं फॉल्स फ्रूट बोलूं तो फॉल्स फ्रूट के अंदर पता है और भी जो इसके क्या बोल सकते हैं, और भी जो फ्लावर के कंपोनेंट होते हैं ना वो यूज हो जाते हैं। मतलब ये वाले जो, ये तो हो गई, ठीक है, ओवरी तो हो गई, साथ ही साथ ये थैलेमस को भी अंदर खींच लेता है। ठीक है, बोलता है थैलेमस तू भी आ जा और तू भी फ्रूट फॉर्मेशन में हम लोग को हेल्प कर दे। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फॉल्स फ्रूट। समझ में आ गया फॉल्स फ्रूट क्या होता है। फॉल्स फ्रूट मतलब क्या, सिर्फ ओवरी नहीं, ओवरी के साथ साथ अगर कोई दूसरा पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में जा रहा है, जैसे यहां पे थैलेमस चला गया, थैलेमस चला गया, ठीक है, थैलेमस चला गया ना, तो थैलेमस भी क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट आएगा। इसके एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल है दैट इज एप्पल। ठीक है, एप्पल जो आप खाते हो ना, वो आप फ्रूट का जो फ्लावर था ना एप्पल का, उसका थैलेमस खाते हो। ठीक है, वो ओवरी नहीं है, तो वो क्या है, थैलेमस है। फिर हो गया स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, फिर जो कैश्यू आता है, कैश्यू, वो भी किसका एग्जांपल है, वो क्या है, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल है। और ट्रू फ्रूट में तो बहुत सारे एग्जांपल है, जो भी आपको लिखना है लिख देना, बहुत सारे एग्जांपल है फ्रूट के, जितने फ्रूट के एग्जांपल याद हो वो ट्रू फ्रूट के अंदर आप लोग डाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो फ्रूट आप लोग को समझ में आ गया, दो टाइप के होते हैं। और भी एक क्लासिफिकेशन होती है, मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ वर्ड हम लोग सीख लेते हैं कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी क्या होते हैं और एपोमिक्सिस क्या होते हैं। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी पढ़ा है मैंने आप लोग को, सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो कभी कभी प्लांट को मस्ती चढ़ती है। ठीक है, प्लांट को कभी कभी क्या चढ़ती है, मस्ती चढ़ती है। इसके अंदर एक हार्मोन घुस जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन। ठीक है, इसके अंदर क्या घुस जाता है, एक हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है, फ्रूट को फटाफट ग्रो करवाने में मदद कर देता है। तो इस प्रोसेस में अगर ऑक्सिन इसके अंदर घुस गया, ठीक है, इस ओवरी के अंदर क्या हो गया, ऑक्सिन अगर घुस गया, तो यहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या फॉर्म हो जाएगा, फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी। लिख दो यहां पे, दैट पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या, पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है, दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्म हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप बनाना का। बनाना के अंदर कभी आप लोगों को सीड देखने मिला है, नहीं देखने मिला ना, क्यों भैया, क्योंकि वो डायरेक्टली फ्रूट फॉर्म हो जाता है, वहां पे कोई सीड का जैसा झमेला ही नहीं रहता। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एपोमिक्सिस के, देखो एपोमिक्सिस में और पार्थिनोकार्पी में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में डिफरेंस क्या था। मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर है। देखो पार्थिनोकार्पी में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रूट फॉर्म हो जाता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस में क्या होता है, ध्यान से सुनो, एपोमिक्सिस में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये आपका सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट। ठीक है, लिख लेना गैमेट का स्पेलिंग GMAT। ठीक है, गैमेट का स्पेलिंग लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां पे जो फीमेल गैमेट है ना, ये क्या करती है पता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म कर देती है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म कर देती है। मतलब यहां पे फ्रूट फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या फॉर्म हो जा रहा है, सीड फॉर्म। देख रहे हो कितना डेंजर चीजें चल रही है कि यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई भी नहीं, फिर भी यहां पे क्या फॉर्म हो रही है, सीड फॉर्म हो रही है। इस प्रोसेस को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस मतलब क्या, देखो मिक्सिस का मतलब होता है मिलना, ठीक है, और एपो का मतलब होता है नहीं। ठीक है, एपो का मतलब होता है नहीं, मतलब बिना मिले फर्टिलाइजेशन हो गई, बिना मिले फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एपोमिक्सिस। यहां पे लिख दूं मैं, दैट इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। इसके अंदर फ्रूट फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, सीड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और टाइप होती है आपके फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट्स की एक और टाइप होती है, दैट इज सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। ठीक है, तीन टाइप और तीन पार्ट में और डिवाइडेड है। वो अलग था ट्रू और फॉल्स फ्रूट, यहाँ पे कुछ अलग अपने को मिल रही है क्लासिफिकेशन। क्या क्या है सिंपल, और सिंपल में क्या देखते आ जाओ। नॉर्मली अगर, ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल ये आपका थैलेमस है, थैलेमस में क्या प्रेजेंट है, एक आपका ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इस एक ओवरी से, ठीक है, इस एक ओवरी से आगे चले क्या फॉर्म हो रहा है, एक
एक ओवरी से आगे चले क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रूट फॉर्म हो रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, सिंपल। या फिर अगर ऐसा है सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन क्या होती है, ऑलरेडी पढ़ाया मैंने आप लोग को, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर आप पढ़ाया नहीं हम लोग को, मैंने ऑलरेडी आप लोग को सिनकार्पस कंडीशन पढ़ाया था जब मैंने आप लोग को फ्लावर पढ़ाया था। तो क्या होता है सिनकार्पस कंडीशन, वापस देख लो कि बड़े सारे स्टिग्मा होंगे, बड़े सारे स्टिग्मा होंगे, यहाँ पे बड़े सारे स्टिग्मा होंगे, लेकिन इन सारे स्टिग्मा का क्या होगा, ओव्यूल एक ही होगा, ठीक है, सॉरी ओवरी एक ही होगा। सो बड़े सारे स्टिग्मा होंगे और इन सारे स्टिग्मा का जो ओवरी है वो क्या होगा, एक ही होगा। वैसे यहाँ पे भी लिख दूं, यहाँ पे एक सिंगल ओवरी है, तो चाहे एक सिंगल कार्पेल हो चाहे सिनकार्पस कार्पेल हो, इसको सिनकार्पस कार्पेल बोलते हैं, मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ कार्पेल। इसको अगर इससे आगे चल के फ्रूट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज अ सिंपल फ्रूट, ठीक है। ये कैसा फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करें एगिटेट की। एगिटेट में क्या होता है, अलग अलग भैया, अलग अलग पड़े, एक यहाँ पे कार्पेल पड़ा है, ठीक है, एक कार्पेल यहाँ पे पड़ा है, एक कार्पेल यहां पे पड़ा है, मतलब सब अलग अलग पड़े, सही है, कार्पेल बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर अलग अलग कार्पेल प्रेजेंट है तो अलग अलग सीड भी बनेंगे इसमें। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एगिकेट सीड। तो अगर आप किसी फ्रूट को काटो तो अगर उसके अंदर एक सीड मिल रहा है तो मतलब वो किससे बना हुआ है, एक सिंगल कार्पेल से बना हुआ है, जैसे आम होता है, ठीक है, मैंगो आप लोग देखा होगा। लेकिन अगर आप किसी फ्रूट को काटो और उसके अंदर बहुत सारे सीड मिल रहे हैं, मतलब वो बहुत सारे फ्लावर्स, मतलब ऐसी एग्रीगेट कंडीशन में क्या होगा, वो बना हुआ होगा। एग्रीगेट कंडीशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे क्या प्रेजेंट है, कार्पेल। अब जितने कार्पेल प्रेजेंट है उतना इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और जितना फर्टिलाइजेशन होगा उतने क्या फॉर्म होंगे, सीड फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे भी एक सीड फॉर्म होगा, यहाँ पे भी सीड फॉर्म होगा, लेकिन फ्रूट तो क्या होगा, एक ही होगा ना। तो अगर एक फ्रूट के अंदर बड़े जितने भी गिन लेना, एक फ्रूट काटना, उसको गिनना, उसके अंदर कितने सीड है, जितने सीड होंगे उतने उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कार्पेल प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, ठीक है। कंपोजिट में क्या होता है, कंपोजिट में मैंने आप लोग को बताया था, इनफ्लोरेसेंस पढ़ाया ना मैंने आप लोग को। इनफ्लोरेसेंस में क्या होती है, एक ऐसा पेडंकल होता है, ठीक है, बीच में एक ऐसा, ये आपका स्टेम है, इसके अंदर क्या होगा, पेडंकल, और यहाँ पे ऐसे फ्लावर होगी, ऐसे फ्लावर्स लगी होंगी, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो अगर आपका ये पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस से एक प्लांट बन रहा है, सॉरी एक फ्रूट बन रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, दैट इज कंपोजिट। क्या बोला मैंने, इनफ्लोरेसेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ ना। तो अगर इस पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस से, मतलब इससे आगे चल के आपका एक फ्रूट बन रहा है, तो ऐसे फ्रूट को मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट। और ये फॉल्स फ्रूट है बच्चों, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्यों है, मैंने आप लोग क्या बताया था, फ्रूट बनने में फ्रूट के लिए सिर्फ क्या चाहिए, अगर ट्रू फ्रूट होना चाहिए तो वो सिर्फ किससे बना होना चाहिए, ओवरी से बना होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो, इसमें पेडंकल वाला भी तो आ रहा है, ठीक है, जो पेडंकल वाला हिस्सा है वो भी तो अंदर आ रहा है, तो पेडंकल से भी आगे चले क्या बन रही है, फ्रूट बन रही है। तो इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, और जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट, क्लियर है। तो ये चीज समझ में आ गया, सिंपल समझ में आ गया, एग्रीगेट समझ में आ गया, और कंपोजिट समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, सिंपल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका फ्लेशी पेरिकाप, एक है आपका ड्राई पेरिकाप। ड्राई पेरिकाप हम लोग को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, दैट इज फ्लेशी पेरिकाप। पेरिकाप क्या होती थी, फ्रूट की ऊपर वाली कवरिंग, ठीक है, फ्रूट की ऊपर वाली कवरिंग, उसको पेरिकाप बोलते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है, आ जाओ पढ़ते हैं, मैं आप लोग को बताता हूं फ्लेशी पेरिकाप के बारे में। देखो फ्लेशिक पेरिकाप तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बना के दिखाता हूं मैं आप लोग को। तो इमेजिन करो आपके पास एक मैंगो का फ्रूट है, ठीक है, आपके पास एक मैंगो है, या आपके पास एक मैंगो है, ठीक है। मैंगो के अंदर क्या होता है, अंदर एक बड़ा सा बिया रहता है, सही है, बाकी चीज आप खा जाते हो ना। तो ये जो पूरी की पूरी कवरिंग है इसको पेरिकाप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, पेरिकाप। तो इस पेरिकाप का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, एक सेकंड, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो पहले हरा हरा कलर का रहता है और बाद में क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये जो ये बाद में येलो हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एपिकार्प, ठीक है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एपिकार्प, सबसे ऊपर वाला रीजन। फिर इसके बाद अंदर ये फ्लेशी पार्ट भरा रहता है, फ्लेशी जो हम लोग खाते हैं ना, बड़े चाव से काटते हैं, मस्त खाते हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाली चीजें हम लोग खा रहे हैं वो भी क्या है, एक टाइप की मेम्ब्रेन थी भैया, इसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन थी। आपको क्या लगता है, आपको खाने के लिए बना है, नहीं भैया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है वो, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज मेसोकार्प, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। फिर मेसोकार्प के अंदर, अब ध्यान दो, मेसोकार्प के अंदर आपका ये जो सीड है, इस सीड के ऊपर भी एक कवरिंग लगी हुई रहती है, ठीक है। इस सीड के ऊपर भी क्या लगी हुई रहती है, कवरिंग। आप लोगों को लगता है वही सीड है, लेकिन नहीं, सीड उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी क्या लगी है, कवरिंग लगी हुई है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एंडोकार्प, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ये तीनों मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तीनों मेम्ब्रेन को मिला के, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्लियर है, समझ में आ गया पेरिकार्प क्या होता है। और ये पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प कैसा होता है, फ्लेशी। हम लोग को पता है फ्लेशी मतलब क्या, एकदम नरम नरम, जो हम लोग खाते हैं, सही है। मैंगो हम लोग देखो कितना फ्लेशी होता है, तो उसको हम लोग खा जाते हैं ना।
हम लोग तो हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका फ्लैशी पेरिकार्प के एक टाइप्स है, कौन कौन से, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे आपका जो फ्रूट वाला डायग्राम था वो भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। फ्रूट वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फैमिलीज का, और फैमिलीज के अंदर भी ना एक छोटी सी चीज है दैट इज फ्लोरल फार्मूला। तो मैं आप लोग को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि फ्लोरल फार्मूला मतलब क्या होता है और वो कैसे लिखना है, आप लोग को उसका मतलब समझा देता हूं, ठीक है। आज आप पढ़ लेते हैं फैमिलीज का, ठीक है। तो फैमिलीज को पढ़ने से पहले हम लोग को दो फैमिली सिर्फ पढ़नी है, दैट इज एक है फैबेशियस और एक है अपना सोलेनेशियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सोलेनेशियस। क्लियर है। तो ये दो फैमिली हम लोग को पढ़नी है। इस फैमिली क्या फ्लोरल फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आप लोग को नोटेशन बता देना चाहता हूं कि किस चीज के लिए कौन सा नोटेशन देते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए हम लोग कौन सा नोटेशन देंगे वो आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूं, सही है, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहला, अगर यहां पे परसेंटेज वाला सिंबल लगा हुआ, ध्यान से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख दूंगा तो आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो परसेंटेज वाला सिंबल है, अगर ऐसा कोई सिंबल लगा हुआ तो समझ जाना कि वो जो प्लांट है वो जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, याद करो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है पहले वाले लेक्चर में। जाइगोमॉर्फिक क्या मतलब, दैट इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री तो समझ में आ गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी फ्लावर को सिर्फ बीच से काटो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, सिर्फ एक एक्सिस से, उसके पास और भी कोई दूसरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर आप एक ही एक्सिस से उसको दो पार्ट में काटोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसे एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री या फिर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। क्लियर है। तो अगर आपको ऐसा सिंबल लगा है मतलब उस प्लांट के अंदर क्या है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, ठीक है। फिर अगर ऐसा प्लस का सिंबल है, देख रहा है ये प्लस का सिंबल, अगर प्लस का सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, कि आप इसको किसी भी एक्सिस से कट करो, ठीक है, इसको आप किसी भी एक्सिस से कट करो ये सेम पार्ट में डिवाइड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। क्लियर है, ठीक है। तो ये रेडियल सिमेट्री का पार्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट है, अगर ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक ऐसा गोला सा बना हुआ है, इसके ऊपर एक ऐसा एरो दिया हुआ है और नीचे ऐसा प्लस का सिंबल है, तो ये जान जाना कि जो फ्लावर है ये क्या होगा, हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है। ये कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल। देखो मेल के लिए कैसा सिंबल होता है, ये मेल के लिए सिंबल होता है, ठीक है, और फीमेल रहेगी तो ऐसा सिंबल होता है, सही है। आप क्या करो, दोनों को मिला दो, ठीक है। तो ये ऊपर वाला सिंबल, नीचे वाला सिंबल, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर के लिखा हुआ है तो के का मतलब होता है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स की बात हो रही है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम पढ़ा हम लोग ने। सो अगर के लिखा हुआ है तो के रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, सी मत कर देना बच्चों, कैलिक्स। देखो वर्ड प्रोनाउंस करो, कैलिक्स, तो आ रहा है ना बीच में के, कैलिक्स, ऐसा लग रहा है ना हम लोगों को ये स्पेलिंग के से शुरू होनी चाहिए, लेकिन के से होती नहीं है, सी से शुरू होती है। तो ऐसे याद कर लो, ये के से शुरू होती तो इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला में इसका जो नोटेशन होता वो क्या हो जाता, के। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो सी से हम लोग क्या नोटेट करेंगे, दैट इज कोरोला, ठीक है। सी से क्या नोटेट करेंगे हम लोग, कोरोला। फिर ए से क्या करेंगे हम लोग, एंड्रोशियम। जी से हम लोग क्या करेंगे, कैनोशियम। ये सिंपल सी बात है। फिर अगर बात करो सर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, अगर कोई भी चीज ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई है मतलब वो फ्यूज्ड है, ठीक है, मतलब वो क्या है, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पड़ा हुआ है आपका स्टेमन पड़ा हुआ है, ठीक है, एक स्टेमन पड़ा हुआ है, तो क्या पता दूसरा स्टेमन भी उसी में से निकला हो, पढ़ाया था मैंने आप लोग को, ऐसा स्टेमन निकला हो, तो दीज आर द फ्यूज स्टेमन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूज स्टेमन ना। तो ये फ्यूज्ड है। तो अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 है लेकिन चारों फ्यूज्ड है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, मतलब 4 स्टेमन है और चारों क्या है, फ्यूज्ड है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये किसके अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो ब्रैकेट क्या नोटेट करेगा, दैट इज फ्यूज्ड। फिर अगर मैं जी या अपना गाइनोशियम है यानी कार्पेल है, अगर कार्पेल के नीचे अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूं, मतलब फॉर एग्जांपल कि एक कार्पेल है उसको मैं क्या करूं, सोफे पे बैठा दूं, इसका मतलब क्या है, वो सुपीरियर है, क्योंकि भैया वो सोफे पे बैठा है ना, सही बात है, सोफे के ऊपर बैठा तो वो क्या है, सुपीरियर। मैंने आप लोग को बताया था ना 3 टाइप के होते थे, एक सुपीरियर मतलब क्या, कि जिसका जो कार्पेल है वो बाकी अदर फ्लावर वोल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, मतलब बाकी फ्लावर वोल्स नीचे होंगे और उसका कार्पेल क्या होगा, ऊपर प्रेजेंट होगा। फिर सेमी इंफीरियर क्या होता था कि सब एक लेवल पे प्रेजेंट होते थे, और इंफीरियर मतलब क्या होता था कि आपका कार्पेल नीचे है और बाकी के जितने भी ऑर्गन है वो क्या है, ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर आपके जी के नीचे एक ऐसा लाइन बना हुआ है, ठीक है, जी के नीचे क्या बना हुआ है, ऐसा लाइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्पेल है ये सुपीरियर है, मतलब ये ऊपर प्रेजेंट होगा और बाकी के ऑर्गन क्या होंगे, इसके नीचे प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही बात, मतलब ये सोफे के ऊपर बैठा है, वहीं अगर ये सोफे के नीचे बैठा होता, देख रहे हो, अगर मैं इसके ऊपर लाइन लगा दूं मतलब ये सोफे के नीचे बैठा हुआ है, तो अब ये क्या है, इंफीरियर, ठीक है, अब ये क्या है, इंफीरियर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगर आपको ये इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला बनाने आ जाएगा आपके 2
फैमिलीज का। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं फटाक से फ्लोरल फार्मूला। फैमिलीज की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज फेबेशियस की। ठीक है, फेबेशियस की बात करें तो इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या बना हुआ है? परसेंटेज का सिंबल। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है। यहां पर बताया था ना मैंने, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक, सॉरी जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या? बायलैटरल सिमेट्री है इसके अंदर। ठीक है, कौन सी सिमेट्री देखने मिल रही है? बायलैटरल सिमेट्री। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। फिर इसके बात करूं अगर मैं कैलेक्स की, तो इसमें कितने कैलेक्स होंगे? 5 कैलेक्स हैं, लेकिन पांचों क्या है? फ्यूज्ड है। कैसे फ्यूज पता चल रहा है? क्योंकि यहां पे क्या बना हुआ है? ब्रैकेट बना हुआ है। सही है, यहां पे क्या बना हुआ है? ब्रैकेट बना हुआ है। उसके बाद में बात करूं दैट इज कोरोला की। ठीक है, तो कोरोला को देखो कैसे लिखा हुआ है, 1 + 2 फ्यूज्ड। अब देखो स्ट्रक्चर में देखो, इधर आओ, ये एक पड़ा हुआ है, एक कोरोला, इसको थोड़ा सा डार्क कर ले। ये एक कोरोला, ये फ्यूज्ड नहीं है। ये 2 कोरोला, ये और ये फ्यूज नहीं है। सही है, ऊपर एक पड़ा है, नीचे 2 पड़ा है, दोनों फ्यूज नहीं है। लेकिन ये यहां देखो, ये एक और ये एक, और ये दोनों यहां पे फ्यूज दिख रहा है। ठीक है, यहां पे ये दोनों क्या है? फ्यूज्ड है। देखो मैंने वहां पे बना दिया है, ध्यान से देखो, यहां पे देखो ये फ्यूज दिख रहा है, ये ब्लैक वाला छोटी सी लाइन दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे फ्यूज्ड है ना। मतलब यहां पे जो 2 कोरोला है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो इसको कैसे लिखा गया है? सॉरी, इसको कैसे लिखा गया है? ध्यान दो, एक जो नॉट फ्यूज्ड है इसको डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, दूसरा भी 2 यहां पे जो नहीं फ्यूज है उसको भी डायरेक्टली लिख दिया, और यहां पे जो 2 है लेकिन ये दोनों क्या है? दोनों फ्यूज्ड है, इसीलिए इसको 2 लिखा है, और 2 के साथ क्या बनाया है? एक ब्रैकेट बनाया है। सही है, ये क्या बनाया है? ब्रैकेट बनाया है। उसके बाद क्या है? दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम देखो इसके अंदर यहां पे एक प्रेजेंट है, यहां पे 2, यह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने प्रेजेंट है? टोटल 9 प्रेजेंट है। लेकिन 9 के 9 क्या है? फ्यूज्ड है। दिख रहे हैं दोनों 9 के 9 क्या है? एक दूसरे से चिपके हुए, और जो एक है वो अकेला फ्यूज नहीं है। सही है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? दैट इज 9, और 9 को क्या बनाया मैंने? ब्रैकेट। मतलब ये क्या है? फ्यूज्ड है। सही है, +1, एक क्या है? अनफ्यूज्ड है, मतलब ये चिपका हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखो यहां पे 9 है, 9 क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड के आगे मैंने क्या बना दिया? अपना स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ ही में +1 लिख दिया, और 1 पे क्या मैंने ब्रैकेट बनाया? नहीं बनाया। इसका मतलब ये फ्यूज्ड नहीं है, ये अलग पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? और इसके गायनोशियम की बात करूं तो गायनोशियम के देखो नीचे मैंने क्या बनाया है? सोफा बनाया, मतलब ये सोफा के ऊपर बैठा है। सोफा के ऊपर बैठा है मतलब क्या है? सुपीरियर है, और सुपीरियर के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, मतलब इसके पास कितने गायनोशियम है? 1 गायनोशियम है। ठीक है, इसके अंदर कार्पेल कितने प्रेजेंट है? 1 कार्पेल प्रेजेंट है। समझ में आया? ये फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आ गया? एकदम इजी समझ में आ गया होगा। परसेंटेज मतलब क्या? रेडियल सिमेट्री, सॉरी बायलैटरल सिमेट्री। ये क्या है? आपके बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैलिक्स कितना है? 5 है, लेकिन फ्यूज्ड है। ठीक है, यहां पे देखो कैलिक्स वापस देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है। दिख रहा है, ये एक दूसरे से क्या है? फ्यूज्ड है। ठीक है, इसलिए क्या है? 5 लिखा हुआ, और 5 में क्या बनाया है? स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। फिर कोरोला की बात करें तो 1 2 फ्यूज नहीं है, 1 2 फ्यूज नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये क्या है? फ्यूज्ड है। समझ लो, इसीलिए मैंने क्या बना दिया? इसके ऊपर ब्रैकेट बना दिया। फिर अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो 9 है, 9 क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है, लेकिन एक फ्यूज नहीं है, तो 9 के आगे ब्रैकेट बना दिया, +1 जो फ्यूज नहीं है। फिर गायनोशियम की बात करूं तो गायनोशियम इसमें क्या है? सुपीरियर होता है। ठीक है, गायनोशियम क्या होता है? सुपीरियर। इसके नीचे सोफा लगा दिया मैंने, और एक गायनोशियम है, इसलिए G1। क्लियर है? समझ में आ गया? ये इसका क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आ गया? इसके एग्जांपल्स क्या है? पी और बीन्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पी और बीन्स। देख लेना, पी मतलब क्या? मटर। समझ में आ गया? फैब्रेशियस का समझ में आ गया? नेक्स्ट है सोलानेशियस। ठीक है, सोलानेशियस की बात करूं तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखो एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या है? देखो ऐसे प्लस का सिंबल है, मतलब क्या है ये? दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। सही है, यहां उसके नीचे क्या है? ये वाला सिंबल, मतलब ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल। सही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट होगा, फीमेल भी प्रेजेंट होगा। फिर के लिखा हुआ है, के कितने हैं? यानी कैलेक्स कितने हैं? 5 है, और पांचों क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड है। सही है, पांचों क्या एक दूसरे से फ्यूज्ड है। आप देखो यहां पे कहां गया? हाँ, ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है, और पांचों एक दूसरे से क्या है? फ्यूज्ड है। सही है, देखो पांचों एक दूसरे से क्या है? फ्यूज्ड है। तो हम लोग ने क्या दिया? ऐसा फ्यूज वाला सिंबल बना दिया, 5 लिखा, पांचों क्या लगा दिया? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। फिर बात करूं कैलेक्स की, सॉरी कोरोला की, तो कोरोला में कितने हैं? 5 है। देखो ध्यान से, दूसरा कलर का यूज करते हैं। ये डायग्राम आपके बुक से ही लिया गया है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी क्या है? 5 है, लेकिन ये भी क्या है? फ्यूज्ड है। ध्यान से देखो, ये भी क्या है? फ्यूज्ड है। तो मैंने डायग्राम बना दिया ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं। तो अब देखो ये क्या है? एक दूसरे से फ्यूज दिख रहा है आप लोग को?
दिख रहे हैं, यहां से देखो, यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड, सही है, मतलब ये क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो इसको भी मैंने क्या रख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। ऑल्सो आपका जो, अब अच्छा ये देख लो, उसके बाद एंड्रोशियम देख लो, एंड्रोशियम मतलब क्या, आपका जो स्टेमन है, ठीक है, तो वो कितने प्रेजेंट है, वो भी 5 प्रेजेंट है, दिख रहा है, ये जो वॉयलेट कलर का लिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं, 5 है, तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। लेकिन ये भी क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है, ये भी क्या है, किससे फ्यूज्ड है, ये ध्यान दो, ये किससे फ्यूज्ड है, कैलेक्स से फ्यूज्ड है, ठीक है, ये किससे फ्यूज्ड है, कैलेक्स से फ्यूज्ड है। इसीलिए मैंने कैलेक्स और एंड्रोशियम के बीच में एक ऐसा सिंबल बनाया है, ये सिंबल मैंने आप लोगों को नहीं बताया ना, अगर कैलेक्स और एंड्रोशियम एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे तो उसके ऊपर ऐसा टोपी लगा देना, दोनों को टोपी पहना देना, सही है। उसके बाद क्या है, गाइनोशियम, गाइनोशियम की बात करो तो यहां पे भी गाइनोशियम क्या है, सुपीरियर, क्योंकि ये किसके ऊपर बैठा है, सोफे के ऊपर बैठा है, और यहां पे कितने गाइनोशियम है, 2 गाइनोशियम है, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए, इसलिए 2 लिखा है, और दोनों क्या लगा दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ गया, ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होने, एक दूसरे से चिपके होने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज धतूरा। क्लियर है, समझ में आ गया, फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आ गया, थोड़ा सा जो चीजें वो पढ़ लेना, देखो जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ना आप लोग के, जो मैंने पढ़ा है आप लोग को, वही सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है, तो उसको एक बार रीड कर लेना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे मैसेज करो, एकदम हर एक चीज मैं आप लोगों को वहां पे समझा दूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो आपका मॉर्फोलॉजी वाला लेसन क्या हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्लियर है, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एकदम सब कुछ क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर, आप लोगों को नई नई चीजें यहाँ पे सीखने के लिए मिली होंगी। क्लियर है, तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए आए हो तो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।